हेलो 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 वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष। और आज हम इंपॉर्टेंट टेबल्स के फाइनल पार्ट पे आ चुके हैं। देखिए, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स, छोटे छोटे टास्क आपको कितने बड़ी सफलताएं देते हैं, कितना आपको हेल्प करते हैं, इसी से पता चलता है। पहला वीडियो मेरा 50 मिनट का था, फिर 20-20 मिनट के दो वीडियोस थे, 16-17 मिनट्स के, 20 मिनट का नहीं था। लास्ट वीडियो भी मेरा जो है 15 मिनट 16 मिनट का था, और आज का भी वीडियो हमारा 10 से 15 मिनट का होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने फाइनल पार्ट के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। अगेन, सोर्स है द द लेनिंजर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, द इसलिए क्योंकि मेरी पर्सनल फेवरेट है। अब बाकी थोड़ा इमोशन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है इस किताब के साथ। कभी आराम से डिटेल में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली जो टेबल है आपकी वो ये है कि टू क्लासेस ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटाइजेस प्रेजेंट है हमारे पास, क्लास वन और क्लास टू। अब क्लास वन और क्लास टू में कौन कौन से अमीनो एसिड जाते हैं? दोनों में 10-10 आते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है। बट शायद ये अमीनो एसिड उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद एग्जामिनर पूछने को इससे भी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है? For class 1 enzymes, the amino acyl group is transferred initially to the 2' hydroxyl group of the 3' terminal A residue, then to the 3' hydroxyl group by the transesterification reaction. Transesterification reaction. For class 2 enzymes, the amino acyl group is transferred directly to the 3' hydroxyl group to the terminal adenylate. समझते हैं इस चीज को, ठीक है? देखिए, ये आपका अमीनो एसिड है, ये बॉन्ड यहां से टूटा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अमीनो एसिड के पास अभी फिलहाल के लिए एक नेगेटिव ग्रुप है, ये यहाँ पे अटैक करेगा। कार्बोक्सिल ऑफ द अमीनो एसिड अटैक्स द अल्फा फास्फोरस ऑफ द एटीपी फॉर्मिंग द 5 प्राइम अमीनो एसाइल एडिनाइलेट बनाया है, ठीक है? ये देखिए, एडिनाइलेट क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एडेनिन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है? ये देखिए, ये एक एडिनाइलेट बन गया। अब यहां से डिवीजन स्टार्ट होता है। क्लास वन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज और क्लास टू अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेसिस। पहली बात तो सिंथेटेसिस जहां पे आ जाता है, वहां एटीपी का रिक्वायरमेंट तो होता ही होता है। आगे चलते हैं। तो क्लास वन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेसिस है, उसमें जो आपके अभी जो आपका वो हुआ था, एडिनोलेट बना था, वो फिर एक तोड़ेगा, और यहां से लोन पेयर आएंगे इधर इसके पास, अमीनो एसाइल एएमपी बनाएंगे, ठीक है? अमीनो एसाइल ग्रुप इज ट्रांसफर टू द 2' हाइड्रोक्सिल ऑफ द 3' ए रेजिड्यू ऑफ टीआरएनए रिलीजिंग एन एएमपी। तो ये आपका एक नेक्स्ट स्टेप में ये आपका एएमपी रिलीज होगा, और उसके बाद क्या होगा? ट्रांसस्टिरिफिकेशन रिएक्शन होगी। Trans-esterification reaction moves the amino acid to the 3' group or 3' OH group of the same tRNA residue generating an amino acid tRNA product. ये आपका होगा। लेकिन जो आपका टाइप क्लास 2 सिंथेसिस है, उसमें amino acid group is transferred directly to the 3' OH of the 3' terminal A residue of the tRNA generating an amino acid tRNA product. यहाँ पे एक एक ट्रांसस्टिरिफिकेशन रिएक्शन होती है, यहाँ पे नहीं होती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पहले टू प्राइम ओएच से 2' OH को ट्रांसफर होगा, उसके बाद 3' टर्मिनल को ट्रांसफर होगा। पहले यहाँ पे 2' OH को ट्रांसफर होगा, ये देखिए, 2' OH ये है, 2' यहाँ पे ट्रांसफर होगा, उसके बाद यहाँ पे 3' में होगा ट्रांसफर। क्या क्या हम पढ़ते हैं? 5' टू 3' OH, राइट? तो 3' पहले 2' पे ट्रांसफर हुआ, फिर 3' पे ट्रांसफर हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 3' OH बनाना है। अगेन, बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, या फिर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, तो आपको 3' OH बनाना है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? पहले 2OH 2 पे ट्रांसफर होगा, उसके बाद 3 पे ट्रांसफर होगा क्लास वन में, क्लास वन के उसमें।
ठीक है, और ट्रांस एस्टिरिफिकेशन रिएक्शन होगी, इसमें डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा, डायरेक्टली 3 प्राइम में हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से अमीनो एसिड्स क्लास 1 में बिलोंग करते हैं, कौन से क्लास 2 में बिलोंग करते हैं, वो स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछ सकता है। वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि क्या 2 क्लासेस अवेलेबल है, हाँ जी है। सिंथेटाइजेस लगते हैं, हाँ जी लगते हैं। कौन से है, क्लास 1 है, क्लास 2 है। क्लास 1 में किस तरह का काम होता है, क्लास 1 में ट्रांस एस्टिरिफिकेशन, सॉरी फॉर माय मिस प्रोनाउंसिएशन, ट्रांस एस्टिरिफिकेशन रिएक्शन होती है। पहले 2 प्राइम ओएच में लगता है, फिर 3 प्राइम ओएच में लगता है, और क्लास 2 में डायरेक्टली 3 प्राइम ओएच में लग जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सी में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है, मैच द कॉलम में भी आ सकता है। समझ में आया? बहुत बेसिक सी चीज है, आ जाएगी। ठीक है, ये उसी डायग्राम का एक छोटा सा वर्जन है। हालांकि मैं इसको जूम नहीं कर पाया हूं, मैं जब अगली बार इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा 5 मिनट्स कॉन्सेप्ट में, तो इसको थोड़ा जूम करके बताऊंगा। ओके, ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, अगेन बहुत कमाल की टेबल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल। आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन दिस टेबल। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये टेबल अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो वो अपने मुफ्त के नंबर कटा रहा है। वो एक सुसाइडल अटेम्प्ट है, अपने नंबर कटाने का, अपनी रैंक पीछे करने का, और साथ में साथ अपने आप को CSIR नेट JRF से वंचित रखने का। ये मैं बड़े स्ट्रिक्ट भाषा में कह रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर माय स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, पर ये एक अटेम्प्ट है अपने नंबरों को घटाने का, अगर आपने ये टेबल नहीं करी तो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्योर शॉट। इसीलिए इस सीरीज का नाम श्योर शॉट है। इसमें आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो कि इररिलेवेंट हो। IF1 क्या करता है, प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर बाइंडिंग ऑफ द टीआरएनए टू द ए साइड। अब ए साइड पे बाइंड होता है, पी साइड पे बाइंड होता है, ई साइड पे बाइंड होता है। अगर आपके यही बेसिक्स क्लियर नहीं है तो यू शुड लुक फॉर दैट, और नहीं क्लियर है तो क्लियर कर लीजिए। एग्जाम के एक दिन पहले, एक रात पहले, 1 घंटे तक पहले तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसे क्लियर करके चलिए। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 13 यूनिट्स है और 13 यूनिट्स में बहुत हैवी हैवी कॉन्सेप्ट है। सेल्फ साबोटाज करना बंद करिए खुद को। दूसरा IF2 लगता है, जो कि फैसिलिटेट करता है बाइंडिंग, किसकी बाइंडिंग, एफ मिट टीआरएनए एफ मिट टू किसके साथ, 30s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। उसके बाद जब 30s बन जाता है तो प्रिवेंट्स प्री ऑफ 50s, enhances the specificity of P site for FMET, TRNA, FMET. प्लीज रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, as someone who is experienced, as someone who has qualified multiple national level exams, अगर आप मेरा LinkedIn प्रोफाइल फॉलो करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, बड़ी मुश्किल से निकला है मेरा भी CSIR नेट, लेकिन निकल गया है। फोकस करिए, आपका भी निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज करिए, इसको बार बार देखिए, बार 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 रिवाइज करिए। आगे चलते हैं। ओके, अब यूकैरियोटिक की भी बात आ जाती है। EIF1 क्या करता है, EIF1A क्या करता है, EIF2 क्या करता है, EIF2B, EIF3 क्या करता है, EIF4F क्या करता है, 4A क्या करता है, 4B क्या करता है, 4E, 4G, 5 एंड 5B। मैं एक बार इसको पढ़ता जा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वोकल और विजुअल दोनों तरह से इंफॉर्मेशन जाए। क्योंकि जब वोकल पढ़ पढ़ के हम किसी चीज को या लिख लिख के किसी चीज को याद रखते हैं तो वो हमारे दिमाग में काफी टाइम तक रहता है। तो इसको पढ़ते हैं। EIF1 क्या करता है, बाइंड्स टू द ई साइड ऑफ द 40s। कौन सी साइड, ई साइड ऑफ द 40s सब यूनिट, फैसिलिटेट्स इंटरेक्शन बिटवीन द EIF2 जो कि नीचे वाला है, tRNA एंड GTP टर्नरी कॉम्प्लेक्स एंड द 40s सब यूनिट। ठीक है, कहाँ बाइंड करता है, ई पे। फैसिलिटेट क्या करता है, इंटरेक्शन किस किस के बीच में, EIF2 के बीच में, tRNA के बीच में, GTP के बीच में। टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाता है, और किस सब यूनिट को बाइंड करता है, EIF1 40s को। नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं। EIF1A, ये होमोलॉग है 1FA का, प्रिवेंट्स द प्रीमेच्योर बाइंडिंग ऑफ tRNA टू द ए साइट। जैसे वो सब प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है। EIF2 है, GTPase है। अब यही आ जाए आपसे सवाल, EIF2 इज GTPase, ATPase? कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेटमेंट में कंफ्यूजन का पूरा पूरा चांस रखेगा एग्जामिनर, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो GTPase है, फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ द इनिशिएटिंग मेट tRNA मेट। वहां पे फॉर्माइल था, यहाँ पे केवल मिथ्योनिन है। वहां पे फॉर्माइल मिथ्योनिन है, यहाँ पे मिथ्योनिन है। वो कॉन्सेप्ट भी आराम से समझो।
तो 40s राइबोसोमल आरएनए। पहली बात तो EIF2 है क्या, खुद क्या है, वो GTPase है। यानी क्या करेगा, वो GTP को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और उस एनर्जी को यूज करेगा किस में, उस फैसिलिटेशन में जो कि इनिशिएट कर रहा है मिथाइल टीआरएनए मिथाइल को 40s राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करने में, राइट। उसके बाद आता है EIF2B एंड EIF3, ये फर्स्ट फैक्टर्स बाइंड करते हैं 40s सब यूनिट टू फैसिलिटेट सब्सिक्वेंट स्टेप्स। फिर आता है EIF4F, कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स होता है कि सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है 4E 4A एंड 4G का। EIF4A क्या है, ये RNA हेलिकेज एक्टिविटी है, रिमूव्स द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन द mRNA टू परमिट द बाइंडिंग ऑफ 40S सब यूनिट आउट ऑफ द EIF4F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, RNA हेलिकेज है, यहाँ पे दो एंजाइम पढ़े हमने, EIF2 है GTPase है, EIF4 है RNA हेलिकेज है। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिमूव करता है, पढ़ेंगे आप। EIF4 भी क्या करता है, बाइंड करता है, फैसिलिटेट करता है स्कैनिंग ऑफ द mRNA टू लोकेट द AUG। फर्स्ट स्कैनिंग कौन करता है, EIF4P। EIF4 क्या करता है, कौन सी कैप को बाइंड करता है, 5 प्राइम कैप को बाइंड करता है, पार्ट ऑफ द EIF4F कॉम्प्लेक्स। देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स में पार्ट है, इसमें E है, A है एंड G है। अब ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है आपसे कि कौन सा इनमें से EIF4F कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, तो EIF4B पार्ट नहीं है। 4G क्या करता है, बाइंड्स टू EIF4E टू पॉली ए साइट, पॉली बाइंडिंग प्रोटीन, पार्ट ऑफ द EIF4 कॉम्प्लेक्स। कौन सा पार्ट नहीं है, EIF4B नहीं है, जो क्या करता है mRNA के लिए फर्स्ट AUG कोड को स्कैन करता है, बाइंड करता है mRNA पे और स्कैन करता है पहले AUG कोड को, कौन, कोडॉन को, कौन, EIF4B। उसके बाद EIF4G क्या करता है, बाइंड्स टू EIF4E कॉम्प्लेक्स एंड टू PABB। ये मेरे ख्याल से वही चीज है। EIF5 स्टार ये क्या करता है, प्रमोट्स द डिसोसिएशन ऑफ सेवरल अदर एनाइजेशन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम 48 सबयूनिट टू प्रील्यूड टू द एसोसिएशन ऑफ 60s कॉम्प्लेक्स। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो नई जरूरत है उसको डिसोसिएट करने में हेल्प करता है। और EIF5 भी क्या करता है, ये GTPase होमोलॉग ऑफ द ये इनिशिएशन फैक्टर 2 है, प्रमोट द डिसोसिएशन ऑफ इनिशिएशन फैक्टर प्रायर टू फाइनल राइबोसोमल बाइंडिंग। आगे चलते हैं, समझ में आया पहले का कंसेप्ट, आगे चलते हैं। अब देखिए अगर अमीनो टर्मिनल पे कुछ अमीनो एसिड्स है, ये एक्सपेरिमेंटल सवाल बनेगा ही बनेगा, जिसमें बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी को कंबाइन करके, तीन यूनिट को कंबाइन करके इतना सवाल CSIR बना के फेंकेगा आपके दिमाग पे। बाउंसर पड़ेगी, यॉर्कर पड़ेगी, और आपने क्या करना है, आपको युवराज के 6 छक्के याद रखने हैं और हर यॉर्कर को मारना है, भूत उतार देना है CSIR का। वो कैसे उतारेंगे, वो ऐसे उतारेंगे, जब अमीनो टर्मिनल रेसिड्यू पे एलेनिन, ग्लाइसिन, मेथियोनिन, सेरीन, थ्योरेनिन और वेलिन लगता है, तो वो क्या करेगा, वो हाफ लाइफ को इंक्रीज कर देगा, 4 घंटे से ज्यादा कर देगा। आर्जिनिन लग गया, मर गया, मर गया तुरंत, अमीनो एसिड मर गया, प्रोटीन तुरंत मर गया अगर अमीनो टर्मिनल पे लग गया, क्योंकि वो डिस्टेबलाइजिंग है। डिस्टेबलाइजिंग क्यों है, डिस्टेबलाइजिंग क्यों है वो जानना जरूरी है। डिस्टेबलाइजिंग इसलिए क्योंकि आर्जिनिन कैसा है, आर्जिनिन इज अ, जी हाँ, आर्जिनिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड, वो एक बेसिक है, चार्ज अमीनो एसिड है। ठीक है, इसी तरह से एस्पार्टेट, लाइसिन, ये सब भी डिग्रेड कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। इसी तरह से आपका ग्लूटामेट और ग्लूटामीन भी डिस्टेबलाइज कर रहा है क्योंकि वो चार्ज है। प्रोलीन, उसके हेवी स्ट्रक्चर की वजह से। यार सिंपल केमिस्ट्री है, अगर आप किसी भी चीज, नॉर्मल चीज में अगर कोई भी चार्ज घुसाओगे तो वो डिस्टेबलाइज करेगा, उसके स्ट्रक्चर को इनिबिट करोगे वो डिस्टेबलाइज करेगा। ग्लाइसिन क्यों कर रहा है, ग्लाइसिन बेचारा छोटा सा अमीनो एसिड है। एलिनिन क्यों कर रहा है, छोटा सा अमीनो एसिड है। ठीक है, ओके। अब थ्योरिन वैलिन क्या कर रहे हैं, इसका मेरे पास लॉजिक नहीं है क्योंकि हर चीज का लॉजिक नहीं होता। बट डिस्टेबलाइजिंग ये होते हैं और स्टेबलाइजिंग ये होते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये एक बेसिक लॉजिक है जो मेरी समझ में आता है, वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। आगे चलते हैं। अगेन एग्जांपल ऑफ जीन रेगुलेशन बाय रिकॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज वेरिएशन के थ्रू
अब कौन सी साइट है ये जानना जरूरी है। हिन और हिक्स साइट है, साइट स्पेसिफिक है। इसी तरह से बैक्टीरियोफेज जो म्यू होता है वो भी साइट स्पेसिफिक होता है। अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ टू फ्लैगेलेंट जीन्स अलाउड फॉर द इवेजन ऑफ होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। क्या प्यारी बात लिखी हुई है। अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ टेल फाइबर्स दैट अफेक्ट्स द होस्ट रेंज। मेट स्विचिंग टाइप जो गैल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ईस्ट बायोलॉजी करेंगे तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। Endonuclease that 52 protein and other protein mats, non-reciprocal gene conversion, alternate expression of two mating types of yeast, A and alpha, creates cells of different mating types and can mate and undergo meiosis. एंटीजेनिक वेरिएशंस ये ट्रिपेनोसोमास में होते हैं। नॉन रेसिप्रोकल जीन कन्वर्जन है, वो क्या होता है वो भी बताऊंगा। सक्सेसिव एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट जीन्स इनकोडिंग द वेरिएबल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स अलाउज एविजन ऑफ होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। पॉज करेंगे, आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, यस 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 यस। one of the most important table, one of the most critical table, and one of the most deciding table in your CSIR GATE ICMR DBD preparations। कुछ क्रोमेटिन स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के साथ एसोसिएटेड है। रिमेंबर, ट्रांसक्रिप्शन के साथ, रेप्लिकेशन के साथ नहीं, ट्रांसक्रिप्शन के साथ। क्या करते हैं, हिस्टोन मॉडिफिकेशन अगर हो रहा है, GC N5 ADA2 और ADA3 हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है, तो GCN5 हैज अ टाइप ए हैट एक्टिविटी, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग क्या होती है वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी इस टेबल को समझ लीजिए। इस तरह से सागा PCAF includes GC5 ADA2 ADA3 acetylates residue in a H3B and H2 H3 and H2B। NUA4 ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है, ज्यादा यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ESI component has an had activity acetylates H4 H2A and H2AZ। histone movement replacement of the enzyme that require ATP, histone modification, HWI SNF family eukaryotes में न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग एंड ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन। याद रखिए HWI SNF ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब प्रमोट करना। मैं क्विज लूंगा और क्विज में अगर किसी के नंबर नहीं आएंगे तो फिर वो गलत बात होगी, मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। ISWI फैमिली जो है वो न्यूक्लियोसोमल रीमॉडलिंग और ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन की बात कर रही है। देखिए, जब HWI SNF फैमिली है तो वो न्यूक्लियोसोमल रिमॉडलिंग बात कर रही है, और जब ISWI फैमिली की बात हो रही है वो भी न्यूक्लियोसोमल रिमॉडलिंग बात कर रही है। दो चीजों का फर्क है। पहली बात तो, जब HWI SNF फैमिली है वो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन की बात कर रही है, ये ISWI फैमिली है वो ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन की बात कर रही है। ठीक है, पहली बात तो ये है। ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन इन सब केसेस नर्फ, यस, ये केवल एक्टिवेशन में काम करती है, ये एक्टिवेशन और रिप्रेशन दोनों में काम करती है। HWRI फैमिली H2AZ डिपोजिशन, उसका क्या ज्यादा रोल है अभी हमें नहीं पता। हिस्टोन शेपरोन्स दैट डू नॉट रिक्वायर एटीपी, ये रिक्वायर एटीपी है। अब ये पूछ लेगा कि HWI SNF को एटीपी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ISWI को एटीपी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। HWR1 को एटीपी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, लेकिन HIRA को एटीपी चाहिए नहीं चाहिए। काम क्या है इसका, डिपोजिशन ऑफ H3.3 ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, तीन केस पे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपसे मैच द कॉलम पूछ लेगा, दूसरी बात पूछ लेगा स्टेटमेंट वाइज, तीसरी बार म्यूटेशन केसेस। तीन ही तरह के सवाल आते हैं CSIR में। या तो डायरेक्ट सवाल आएगा, डायरेक्ट सवाल आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। मैच द कॉलम स्टेटमेंट वाइज और म्यूटेशन केसेस में अगर आपको मैच द कॉलम के एक दो चीजें आती है तो आपका तुक्का शायद बैठ सकता है। स्टेटमेंट वाइज में भी अगर आपने सारे ऑप्शंस को पढ़ा तो शायद आपका चांस लग सकता है, और म्यूटेशन केसेस में भी अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपका काम बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीन्स इन गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म इन ईस्ट। देखिए,
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। बट CSIR का कोई भरोसा भी नहीं है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट CSIR का कोई भरोसा नहीं है। वो पूछ सकता है, उसका मन, उसने पूछ लिया, तुम उसका क्या उखाड़ लोगे, किसी को क्या बिगाड़ लोगे। एग्जामिनर के दिमाग में आया, उसने सोचा कि चलो चैलेंजिंग पेपर बनाते हैं, कट ऑफ इस बार के कम करवाएंगे, 90 पे JRF दे देंगे। तो अगर ऐसा पेपर बनेगा ना, तो 90 पे JRF मिल जाएगा, जैसे पहले हुआ करता था। एक दो टाइम पे 95 94 में भी JRF मिला है। जो 120 कट ऑफ जा रही है ना, वो 95 94 पे आ जाएगी, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा खिसक गया और उसने ऐसा टफ पेपर बना दिया तो। पिछले 2 3 बार से जब से मैं पेपर दे रहा हूँ, 2023 में, 24 में और 25 में मैंने पेपर देखा है, पेपर का स्टैंडर्ड देखा है, भाई साहब बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हो गया है। सी सेक्शन के सवाल हिलाए नहीं हिलते हैं, पढ़ लो थोड़ा। रेगुलेटेड जीन्स कौन कौन सी है? गैल 1 है, गैल 2 है, PGM 2 है, गैल 7 है, गैल 10 है, मेल 1 है। ये कौन कौन से एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं? क्रोमोसोमल लोकेशन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आ सकता है। रिलेटिव एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट कार्बन सोर्सेस, अब ये एक पूछा जा सकता है, जैसे कि इनमें से कौन सा, केस बना के पूछ लिया जाएगा कि आपने ग्लूकोज डाला और गैलेक्टोज डाला, इनमें से कौन सा जीन है जो दोनों ग्लूकोज और गैलेक्टोज पे काम करेगा, यू नो। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, रेगुलेटेड जीन्स की बात है, रेगुलेटरी जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गैल 3 इंड्यूसर की तरह काम करता है ग्लिसरॉल के अंदर भी, और गैलेक्टोज एज अ सोर्स पे। गैल 4 ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है, ग्लूकोज के प्लस और माइनस पे इफेक्ट करता है, ठीक है। ग्लिसरॉल पे भी करता है और इस पे भी करता है। गैल 4 और गैल 80 किस तरह से काम करते हैं वो भी समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, 5 मिनट कंसेप्ट में। गैल 80 जो है, ट्रांसक्रिप्शनल इनिबिटर का काम करता है। ये 13 नंबर के क्रोमोसोम पे अवेलेबल है, और ये इस तरह से काम करता है। गैल 4 एक्टिवेटर है, ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसलेशनल ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है। और गैल 80 ट्रांसक्रिप्शनल इनहिबिटर है। ये अगेन कुछ हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट की सीक्वेंसेस आती हैं, जो स्टेरॉइड टाइप हार्मोन्स होते हैं। एंड्रोजन का कहाँ सीक्वेंस बैंड होता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड का कहाँ होता है, रेटिनोइक एसिड का कहाँ होता है, विटामिन डी का कहाँ होता है, थायरोक्सिन का कितना होता है, RX का कितना होता है। करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इस तरह से तो करते ही रहोगे यार, कोई लिमिट थोड़ी ना है। बट डाल दिया है मैंने कि अगर किसी को करने का मन है, किसी को लग रहा है कि उसके पास वो थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहता है और स्पेसिफिक होकर पढ़ना चाहता है, तो डाल दिया है मैंने। Okay, so we have reached the last of our slide. Again, thank you so much for joining this session. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर खराब लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। बताइए आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स में आपको कंफ्यूजन होता है, मेरा टीचिंग स्टाइल के बारे में कुछ कमेंट करिए, अच्छा करिए बुरा करिए, देखिए तभी मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा, तभी ग्रो कर पाऊंगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही होगी, मिल तो रही होगी। अब आप एक्सेप्ट करें ना करें वो अलग चीज़ है, लेकिन हेल्प तो मिल रही होगी, इतना मुझे पता है, इतना मुझे आइडिया है, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही मेथड से पढ़ा है और मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। आपको मिल रही होगी हेल्प। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आपको पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे 5 कंसेप्ट सीरीज में, और 5 कंसेप्ट सीरीज के बाद मैं आपके लिए लाऊंगा इंपॉर्टेंट टेबल्स फ्रॉम ब्रूस अल्बर्ट्स और एंड लॉडिश। ठीक है। टेक केयर, बाय।